मैं एक 18 साल के लड़के को कोचिंग पढ़ाती थी जो 12वीं में 3 बार फेल हो चुका था। उसका पढ़ने लिखने में कोई खास मन भी नहीं लगता था। कोचिंग के समय भी वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था और मुझसे बात करने के बहाने ढूंढता था। एक दिन की बात है, सारे बच्चे कोचिंग पढ़कर जा चुके थे और मैं भी कोचिंग वाले कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में आ गई थी। तभी अचानक से मोहित मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैम अगर मैं किसी दूसरे तरह से कोचिंग की फीस भर दूं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मुझे क्यों दिक्कत होगी। और इतना सुनकर उसने पूरे जोश के साथ मुझे बेड पर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निकिता है और सब प्यार से मुझे निक्की बुलाते हैं। मैं 12वीं के बच्चों को अपने घर से ही कोचिंग देती हूँ। मेरे पास लड़के और लड़कियां दोनों ही कोचिंग पढ़ने आते हैं। कोचिंग पढ़ाकर मैं महीने के 20 से 25 हजार रुपए कमा लेती हूँ, पर फिर भी मेरा घर खर्च मुश्किल से चल पाता है। किसी महीने मुझे पैसे की बहुत तंगी हो जाती है, लेकिन मेरे पास जितना भी था मैं उससे खुश थी। एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी मेरे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने मेन गेट खोल कर देखा तो मेरे घर के सामने एक बहुत ही महंगी गाड़ी आकर रुकी थी। उसमें से एक दादाजी उतरे और उनके साथ उनका 18 साल का पोता भी था। उन लोगों को देखकर ही पता लग रहा था कि यह लोग बहुत ही अमीर फैमिली से हैं। दादाजी मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुझसे बोले, बेटा क्या तुम्हारा नाम ही निक्की है? मैंने कहा, जी दादाजी, मेरा नाम ही निक्की है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? उन्होंने अपने पोते को आगे बढ़ाते हुए बोला, यह मेरा पोता मोहित है और मैं चाहता हूं कि आप इसको 12वीं की कोचिंग दो। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। एक इतना अमीर व्यक्ति अपने पोते को मेरे पास कोचिंग के लिए क्यों लाया है, जबकि इस शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं जहां पर हर तरह की सुविधा दी जाती है। मैंने अपनी यही दुविधा उनके सामने रख दी तो वह बोले, बेटा यह 12वीं में 2 बार फेल हो चुका है। मैंने शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में इसे पढ़ाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो लगभग हार ही मान चुका था कि यह कभी 12वीं पास कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने मोहल्ले के एक लड़के से आपका नाम सुना। उसने मुझे बताया कि आप बहुत ही प्यार से सारे बच्चों को पढ़ाती हैं और आपके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। यही सुनकर मैं इसे आपके पास ले आया, क्योंकि कभी कभी जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते वही काम एक साधारण व्यक्ति अच्छे से कर देता है। दादाजी की बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही थी। मैंने उनसे कहा, आप परेशान मत होइए, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मोहित 12वीं जरूर पास करेगा। मैं बाकी बच्चों से एक महीने के 3,000 रुपए लेती थी, लेकिन मोहित के दादाजी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे एक महीने के 5,000 रुपए देंगे। दादाजी यह सारी बातें करके चले गए और मोहित को उन्होंने उसी दिन से मेरे पास कोचिंग के लिए छोड़ दिया। पहले दिन से जब मैंने मोहित को पढ़ाना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि वह पढ़ाई में बहुत कमजोर है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहता है। मैं जब भी उसको पढ़ाती थी वह कहीं और ही देखता रहता था। 3-4 दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद मोहित के दादाजी मेरे घर आए और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, दादाजी मोहित पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, मुझे उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। दादाजी मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गए।
और बोले, बेटा तुम्हें जितनी भी फीस चाहिए हो मैं उतनी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस साल मेरा पोता 12वीं पास हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें 000 की जगह 00 महीना दूंगा। बस तुम मेरे पोते को 12वीं पास करवा दो। मैंने दादाजी से कहा, आप चिंता मत करिए, अब मोहित मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं मोहित को एक्स्ट्रा क्लास देने लगी थी। दोपहर 1 से 2 बजे तक बाकी सारे बच्चे कोचिंग खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन सिर्फ मोहित शाम के 5 बजे तक अकेला कोचिंग पढ़ता था। एक दिन जब सारे बच्चे कोचिंग पढ़कर चले गए तो मैं 5 मिनट आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। 5 मिनट बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि मोहित मोबाइल चला रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। वो फोन बहुत ही महंगा था। एक 12वीं क्लास के बच्चे के हाथ में इतना महंगा फोन देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। जैसे ही मैंने उसके हाथों से मोबाइल खींचा तो वह मोबाइल वापस लेने के लिए जिद करने लगा। इसकी जातानी में मेरा पल्लू नीचे गिर गया और अचानक से मेरे उभार मोहित के सामने आ गए। ऐसा होते ही मैंने तुरंत मोबाइल छोड़ दिया और अपना पल्लू ठीक करने लगी। मैं उसे एक छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन उसकी नज़र बच्चों वाली नहीं थी। मैंने उससे कहा, मोहित अब तुम घर जाओ, कोचिंग खत्म हो चुकी है। वह अचानक से मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मैम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसका स्पर्श मुझे बच्चों वाला नहीं लग रहा था। तभी अचानक से मेरे पति आर्यन घर आ गए, लेकिन उन्होंने मोहित और मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह मोहित को एक बच्चा ही समझते थे। आर्यन जब घर आए तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। यह देखकर मैंने मोहित से कहा, बेटा अब तुम घर जाओ, कोचिंग खत्म हो चुकी है। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने अपने पति से पूछा, क्या हो गया, आप इतने उदास क्यों हो? वह बोले, निक्की इस बार मेरे बॉस ने मेरी आधी सैलरी काट दी है। पता नहीं इस बार घर का खर्च कैसे चलेगा। मैंने उनकी यह बात सुनकर अलमारी से 00 निकालकर उनके हाथों पर रख दिए और मोहित के दादाजी वाली पूरी बात बता दी। वो यह सुनकर बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम मैं तो कोचिंग से अच्छा खासा कमा रही हूं। पैसे मिलते ही आर्यन ने मुझे गले से लगा लिया और कुछ कुछ हरकतें करने लग गए। अचानक मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहां से मोहित अंदर झांक रहा था। उसको देखते ही मैंने आर्यन को और कस के गले लगा लिया। मेरे पति थोड़ा मूड में आ रहे थे, पर मोहित के वहां रहते मैं कुछ भी नहीं करना चाह रही थी। इसीलिए मैंने अचानक से कहा, अरे मोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह घबरा गया और बोला, मैम मुझे एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं रुक गया था। आर्यन इतना सुनकर बाथरूम में चले गए और मैं मोहित को लेकर कोचिंग वाले कमरे में आ गई। मैंने उसे सवाल का जवाब समझाया और घर भेज दिया। अगले दिन मुझे मोहित की 3 से 6 बजे तक की एक्स्ट्रा क्लास लेनी थी। सुबह से कोचिंग पढ़ाकर मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मोहित को कुछ सवाल देकर मैं अपने कमरे में चली आई। मैं जब कमरे में आई तो मेरी अलमारी खुली पड़ी थी और सामने केवल 5000 रुपये रखे हुए थे। मैं यह देखकर परेशान हो गई क्योंकि कल तक तो मेरे पास 00 रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के पैसे कहाँ गए। मैं बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाकर एक एक जोड़ती थी। यह सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं वहीं बैठकर रोने लग। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर में दीपक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता रामू काका खेतों में मजदूरी करते थे
और माँ सरोज गांव में दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर या सिलाई करके परिवार का गुजारा करती थीं। दीपक 2 भाई बहनों में बड़ा था और उसकी छोटी बहन राधा उसकी सबसे पक्की दोस्त थी। गांव में बिजली की सुविधा नामात्र की थी और रात में लालटेन की रोशनी ही सहारा थी। गांव का स्कूल जर्जर था, टूटी बेंचें, दीवारों पर सीलन और पुरानी किताबें, जिन्हें शिक्षक, जो महीने में कुछ दिन ही आते, समझाने की जहमत नहीं उठाते। फिर भी दीपक को पढ़ाई से प्यार था। उसका सपना था कि वह शिक्षक बने और गांव के बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी संवारे। वह चाहता था कि रतनपुर के बच्चे भी बड़े सपने देखें और दुनिया में अपनी पहचान बनाएं। दीपक बचपन से जिज्ञासु था। वह खेतों में पानी की कमी देखकर सोचता, इसे कैसे बचाया जाए, या रात में तारों को देखकर सवाल करता, ये इतनी दूर से कैसे चमकते हैं। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते, यह लड़का बेकार के सपने देखता है। मजदूरी कर पेट भरेगा। पिता रामू काका भी चाहते थे कि दीपक खेतों में काम करे, क्योंकि घर में पैसे कम थे। कई बार रात को सिर्फ रोटी और नमक से गुजारा होता। लेकिन माँ सरोज उसका हौसला थीं। वह रात को चुपके से कहती, बेटा, तुम पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई हमारी गरीबी का अंधेरा मिटाएगी। माँ की बातें दीपक के लिए मंत्र थीं, जो उसे हर मुश्किल में हिम्मत देती थीं। राधा भी भाई को देखकर प्रेरणा लेती और कहती, भैया, मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ूंगी। जब दीपक 12 साल का था, गांव के स्कूल में नई शिक्षिका, मीना मैडम, आईं। वे शहर से थीं और गांव के बच्चों को पढ़ाने का जुनून लेकर आई थीं। उन्होंने दीपक की मेहनत और जिज्ञासा को पहचाना। एक दिन कक्षा में दीपक ने एक हिंदी कहानी इतनी भावना से सुनाई कि मीना मैडम ने उसे बुलाकर कहा, दीपक, तुम्हें कुछ खास है। तुम सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहोगे। उन्होंने उसे जिला स्तरीय कहानी लेखन प्रतियोगिता के बारे में बताया, जिसमें जीतने वाले को शहर के एक अच्छे स्कूल में मुफ्त पढ़ाई और छात्रवृत्ति मिलती थी। दीपक के लिए यह सपने जैसा मौका था। लेकिन उसके पास न तो नई किताबें थीं, न अच्छा पेन और न ही कॉपी। फिर भी उसने ठान लिया कि वह इस मौके को नहीं छोड़ेगा। दीपक ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह वह माँ के साथ घर के काम निपटाता, खेतों में पिता की मदद करता, फिर स्कूल जाता। रात को लालटेन की रोशनी में वह कहानियां पढ़ता और लिखता। मीना मैडम उसकी मदद करतीं। वे उसे अपनी पुरानी किताबें देतीं, कहानी लेखन के गुर सिखातीं और कभी-कभी रात को अपने घर बुलाकर पढ़ाती। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। एक रात भारी बारिश में दीपक की कॉपी भीग गई, जिसमें उसने अपनी कहानी लिखी थी। वह रोने लगा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, कागज भीग सकता है, पर तुम्हारा जुनून नहीं। माँ ने गांव की साहूकारनी से उधार लेकर नई कॉपी और पेन खरीदा। दीपक ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने एक कहानी लिखी, जो एक गरीब गांव के लड़के की मेहनत और सपनों की थी। प्रतियोगिता से एक हफ्ते पहले दीपक को तेज जुकाम और बुखार हुआ। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और दवा के लिए पैसे कम थे। पिता ने कहा, दीपक, अब आराम कर। यह प्रतियोगिता बाद में दे देना, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। वह बुखार में भी रात को कहानी को अंतिम रूप देता रहा। माँ रात भर उसके सिर पर गीली पट्टी रखती। प्रतियोगिता का दिन आया। दीपक माँ की पुरानी साड़ी में लिपटी कॉपी और फटे जूतों में जिला मुख्यालय पहुंचा। वहां शहर के बच्चे चमचमाती कॉपियों और नए पेन के साथ थे। दीपक को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने मन में ठाना, मेरी मेहनत मेरी ताकत है। उसने गहरी सांस ली और हॉल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता में दीपक ने अपनी कहानी जजों को सुनाई। उसकी कहानी में गांव की सादगी और सपनों की उड़ान थी। जज उसकी भावनाओं और मेहनत से प्रभावित हुए। नतीजे आए और दीपक का नाम पहले स्थान पर था। गांव में यह खबर आग की तरह फैली। लोग, जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करने लगे। दीपक को शहर के एक नामी स्कूल में दाखिला मिला,
जहां उसे मुफ्त पढ़ाई और हॉस्टल की सुविधा मिली। शहर की जिंदगी दीपक के लिए नई थी। वहां के बच्चे उसके सादे कपड़ों और देहाती लहजे पर हंसते। कोई कहता गवार, तो कोई उसके पुराने जूतों पर तंज कसता। दीपक चुपचाप सब सहता और पढ़ाई पर ध्यान देता। उसके शिक्षक उसकी लगन से प्रभावित थे। वह रात रात भर पढ़ता और स्कूल की लाइब्रेरी में समय बिताता। 4 साल बाद उसने स्कूल में टॉप किया और शिक्षक बनने की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में उसने एक सस्ता शिक्षण उपकरण बनाया जिससे गांव के बच्चे आसानी से पढ़ सकें। यह उपकरण इतना अनोखा था कि उसे कॉलेज में पुरस्कार मिला। पढ़ाई पूरी होने पर दीपक को एक बड़े स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली। उसने पहली तनख्वाह से माता-पिता के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवाया। पिता की आंखों में आंसू थे और मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने हमारा हर सपना पूरा किया। लेकिन दीपक का सपना बड़ा था। उसने रतनपुर में अपनी कमाई से एक छोटा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकें। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय भी बनवाया ताकि बच्चे नई किताबें पढ़ सकें। उसकी बहन राधा भी पढ़ लिख कर शिक्षिका बनी और स्कूल में पढ़ाने लगी। गांव के बच्चे जो पहले खेतों में काम करते थे, अब डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर बनने के सपने देखने लगे। दीपक की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और लोग उसे रतनपुर का रतन कहने लगे। जब दीपक 32 साल का था, उसे एक नई चुनौती मिली। उसे शहर के एक बड़े स्कूल में प्रिंसिपल बनने का मौका मिला। इसके लिए उसे गांव से दूर रहना पड़ता। गांव वालों ने कहा, दीपक, अब आराम करो। तुमने गांव के लिए बहुत किया। लेकिन उसने जवाब दिया, मेरा गांव मेरा परिवार है। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। उसने शहर में नौकरी स्वीकार की, लेकिन हर हफ्ते गांव आकर अपने स्कूल को समय दिया। उसने स्कूल में एक छोटा सा विज्ञान कक्ष बनवाया जहां बच्चे प्रयोग कर सकें। उसने गांव में सौर लालटेन भी बंटवाए ताकि बच्चे रात को पढ़ सकें। एक दिन दीपक स्कूल के मैदान में बच्चों से बात कर रहा था। एक छोटी सी लड़की ने पूछा, भैया, क्या मैं भी शिक्षिका बन सकती हूँ? दीपक ने उसका सिर सहलाया और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम कुछ भी बन सकती हो, बस मेहनत और हौसला मत छोड़ना। दीपक की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई सपना असंभव नहीं। समाज के ताने हों या मुश्किल हालात, आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता तब सच्ची है जब आप दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। अपनी जड़ों को कभी न भूलें। दीपक ने साबित किया कि मेहनत, हौसला और अच्छे इरादों से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है।